इस विषमता को जल्द से जल्द दूर किया जाए, अन्यथा इस विषमता की आंच जिन्हें लगेगी वे इस राजनीतिक प्रजातंत्र के ढांचे को ध्वस्त किए बिना नहीं रहेंगे। इस आदेश के कारण क्या होने जा रहा है, लोग जिनको ये उठाना चाह रहे हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं, क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास तो 1950 के पहले का रिकॉर्ड था नहीं। अब उनका रिप्रेजेंटेशन जो हम जैसे लोग कर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, इनके क्रीमी लेयर में ला करके इनका जाति प्रमाण पत्र नष्ट कर दिया जाए। बन नहीं सकता और जिसका बना है उसे नष्ट कर दिया जाए, ऑटोमेटिकली 100% रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। हम देखेंगे खुद को तो ये पाएंगे कि ये आर्थिक रूप से लोगों को वर्गीकरण करने का एक माध्यम हो गया। जब जब हमारे लोगों पे, एसटी एससी लोगों पे, आदिवासी लोगों पे किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो चाहे किसी भी पार्टी द्वारा हो अत्याचार होता है। अत्याचार तो किस पार्टी द्वारा होता है हमारे ऊपर, ऐसे भारतीय के लोग, भारतीय मूल निवासी, आदिवासी, गोंड समाज सभी जानते हैं कि कौन करता है। सभी के माइंड में ये पकड़ है कि किस प्रकार हो रहा है। अभी पिछले दिनों बलौदा बाजार का एक बहुत बड़ा केस हुआ। बलौदा बाजार का एक बहुत बड़ा केस हुआ जिसके लिए जन आंदोलन हुए, लोग रोडों पे उतर आए। तो माननीय जी प्रधानमंत्री जी के दिमाग में यह आ गया कि इस कार्यक्रम को मैं कहां डिवाइड करूं। वो आज से नहीं, जब से प्रधानमंत्री बने वो उनके विरुद्ध में कोई भी कार्यक्रम हुआ तो वो पब्लिक के माइंड को दूसरे जगह घुमाएंगे। ये सरकार से अधिसूचना जारी होने तक महारा और महारा जाति के व्यक्ति को महार, मेहर, मेहरा जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए, ये उपवर्गीकरण के लिए, कि ताकि जो महारा और महारा जो अपभ्रंश रूप में जो इनको बोला जा रहा है या अन्य वर्गीकृत जातियां हैं महार के अंदर की, उसे भी अधिसूचना, राष्ट्रपति अधिसूचना के तहत उसको ले लिया जाए, उसके बाद उनको भी रिजर्वेशन का प्रावधान होगा। अगर आप बड़े भाई बन गए हो और छोटे भाई को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, इस फैसले से अगर उसको फायदा होता है तो आपत्ति क्यों है आपको? सर ने अभी कहा, इतना एविडेंस दिखाया है आपको, इतना सबूत दिखाया कि इतनी रिक्त पदें हैं अभी भी, इनको आप भरे नहीं, उसका कोई गम नहीं। तो हमारे लोग मरे नहीं, आप उनको मालूम है कि इन रिक्त पदों में ये जो खाली पद हैं यहाँ पे कौन बैठे। नहीं सर, अभी अगर आरक्षण होता तो जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि इतने हजार, मैंने अभी आपसे कहा कि मात्र 10% भर्ती आरक्षण के तहत हुई है। 90% भर्तियां अभी भी बैकलॉग की भर्तियां बची हुई है। सो इस पर हमारी केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट ध्यान देवे कि ये भर्तियां हमको पहली करनी है। जो उप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जो हमारे निचले भाई हो या हम भी उनसे निचले हो, तो पहले ये भर्तियों से उनकी पूर्ति की जाए। अगर उसके बाद भी समाज में विसंगतियां या वो वर्ग को नहीं लाभ मिलता है, तब हम उप वर्गीकरण की बात सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्पीति इंडिया। आज हम हैं चरोदा बुद्ध विहार में, और इस बुद्ध विहार में इसलिए हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम अभी 1 अगस्त का जो फैसला आया है, 1 अगस्त का जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट से, जो आरक्षण है उसमें उप वर्गीकरण किया जाए। इस फैसले के विषय में हम ये लोगों से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्डिक्ट के बारे में, इस फैसले के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 21 अगस्त को इसी मामले में भारत बंद और इसीलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस मामले में वो क्या सोच रहे हैं। तो हमारे साथ विनोद बंसोड़ जी है, वो बताएंगे कि इस फैसले के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो आप सभी का हमारे स्वागत है जी। तो बताइए, फैसला आया है, इस विषय में आप जो है क्या सोच रहे हैं, आपके क्या विचार है? हमको आरक्षण जो है वो बाबा साहब के दृष्टिकोण से देख करके चलना चाहिए जी। सबसे पहले आरक्षण का डेफिनेशन भी बाबा साहब ने दिया, आरक्षण जो है उसको बाबा साहब ने दिया है।
पूरे भारतवर्ष के अंदर में 3 प्रकार के प्रजातंत्र हैं जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का अर्थ ही है इक्वालिटी, इक्वालिटी को स्थापित करना। बाबा साहब ने जब संविधान को सौंपा था वहां से हमको प्रजातंत्र को देखना पड़ेगा और वहां से ही हमको रिजर्वेशन को की डेफिनेशन को जाननी पड़ेगी। अच्छा, तो बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा और देश के पूरे देश के लोगों के सामने में बड़ी एक चुनौतीपूर्ण बात को उन्होंने रखा था। ऑन 26th of January 1950 we are going to enter a life of contradiction. In politics we will have equality, but in social and economic life we will have inequality. We must remove this contradiction as early as possible, or else those who suffer from this inequality will blow the structure of political democracy. तो बाबा साहब कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विसंगतिपूर्ण जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जी जी। राजनीति में समानता, सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता रहेगी। इस विषमता को जल्द से जल्द दूर किया जाए, अन्यथा इस विषमता की आंच जिन्हें लगेगी वे इस राजनीतिक प्रजातंत्र के ढांचे को ध्वस्त किए बिना नहीं रहेंगे। अब आती है बात राजनीतिक में समानता, तो हमको तो रिजर्वेशन अब देखना पड़ेगा और सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता बाबा साहब ने बोल दिया है। तो ये विषमता को, क्योंकि एक वोट देने का अधिकार जैसे हमें मिला, हमको भी मिला, अडानी को मिला, अंबानी को मिला, वो वहां आ गई समानता। लेकिन विषमता रही कि जो है एक लोग बहुत कमजोर है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से देश का, और कुछ वर्ग जो है बहुत, जो चंद वर्ग है वो बहुत संपन्न है इस विषय में। अब इस विषमता को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तब बाबा साहब ने संविधान के अंदर में आरक्षण की व्यवस्था की। तो आरक्षण बाबा साहब के अनुसार था क्या? बाबा साहब के अनुसार आरक्षण ये था कि रिजर्वेशन इज नॉट ओनली ए रिजर्वेशन बट इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी। आरक्षण सिर्फ एक आरक्षण नहीं है, ये कोई ना तो गरीबी उन्मूलन आंदोलन है, ना ही ये जो है रोजगार मुखी आंदोलन है, ना ही ऐसी कोई योजना है। ये दबे कुचले समाज का प्रतिनिधित्व है। जैसे हम यहाँ से अगर थाने में जाते हैं, पहले के समय में होता भी था और बहुत सारे अभी भी गांव के अंदर में होता, उनकी रिपोर्ट तक लिखी नहीं जाती। तो वो देखता है कि मेरे समाज का आदमी एक अगर वहां पे बैठा हुआ अगर मेंढे है, बोरकर है, हम यहाँ से फोन करते हैं, जा रहे भाई मेंढे जी के पास चले जा, वो तेरी रिपोर्ट लिख देगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। जैसे किसी कार्यालय में गए हैं, 20 पुरुष बैठे हैं, उनके बीच एक अकेली महिला बैठी हुई है, तो अन्य महिलाएं जो जाने की रहेगी तो वो किसके पास जाएगी? वो पुरुषों के पास जाने की बजाय महिला के पास जाएगी। तो वो ये देखेगी क्या कि गरीब है या अमीर है करके। वर्गीकरण का आधार जो है गरीबी और अमीरी तो हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक बेस नहीं है, ये इकोनॉमिक बेस कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो रिप्रेजेंटेशन है। डेमोक्रेसी के अंदर में हर एक व्यक्ति जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको एक समझना होगा। दूसरी चीज, ये आरक्षण जो है ये है कितना, क्या आरक्षण है? आरक्षण के प्रकार 4 है। 4 प्रकार के आरक्षण बाबा साहब ने या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे रखा है। पहला आरक्षण जो है वो कहलाता है राजनीतिक आरक्षण, जिसमें क्या हो जाता है कि विधायकों के लिए, सांसदों के लिए सीट रिजर्व है, वो है राजनीतिक आरक्षण। दूसरा है हमारे पास में शैक्षणिक आरक्षण, जहां पे हमारे कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो लोग बड़ी बड़ी फीस नहीं जमा कर सकते, MBBS डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, इसलिए उन लोगों को आरक्षण मिला है ताकि उनकी फीस जो रहती है वो गवर्नमेंट भरती है, या गवर्नमेंट जो कॉलेजेस रहेंगे
उस गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनको फीस नहीं लगती। तो वो जो आर्थिक रूप से कमजोर या सामाजिक, जिनका सामाजिक और आर्थिक शोषण हुआ, ऐसे समाज के बच्चों को जो है रिजर्वेशन के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, इसे कहा गया शैक्षणिक आधार पर आरक्षण। तीसरा है रोजगार के आधार पर आरक्षण, रोजगार में आरक्षण। तो जो एम्प्लॉयमेंट्स है, ये गवर्नमेंट जॉब में जो रहता है वहीं पे एम्प्लॉयमेंट है, और उसमें भी 2% जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। 2% में से आप सोच लीजिए कि कितने लोग होंगे जो हमारे लोग होंगे जिनको आरक्षण मिलना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण है नहीं। तो तीसरा आरक्षण हुआ हमारा रोजगार में आरक्षण। चौथा आरक्षण हुआ प्रमोशन में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आरक्षण हमारे हुए। अब बात आती है कि ये आरक्षण के लिए जैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या उसके विद्वान जजों ने बैठ करके एक समीक्षा की कि जो है आरक्षण का लाभ कुछ एक वर्ग को मिल रहा है, जैसे एक पिता है उसने ले लिया, वो बड़ा अधिकारी बन गया जी, और उसके बाद जो है उनके जो बच्चे हैं उन्हीं को मिल रहा है, और जो नीचे का वर्ग है उसे मिल नहीं रहा है। उनका अपना तर्क है, हमको उनकी भी दृष्टि से देखना है। उनका कहना है कि कुछ जातियां हैं उनको ज्यादा फायदा मिल गया है। हाँ, उनका कहना ऐसा है। देखिए, चलिए अब हम आप ही के दृष्टिकोण से चलते हैं कि आपने जैसे जो सुविधाएं हम लोगों को दी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, एक उनका आदेश था सुचिता पाटिल वर्सेस ट्राइबल कमिश्नर महाराष्ट्र। उस आदेश में उन्होंने कहा कि इन कंडीशन ऑफ डाउट यू हैव टू वेरीफाई द रिकॉर्ड ऑफ 10/8/1950। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति पे आपको अगर किसी भी प्रकार का संदेह है तो आप उससे 10/8/1950 की स्थिति में उसके रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कर लीजिए। बस सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का जारी क्या होना हुआ, हमारे सारे बच्चों का पहले से बना हुआ जितना जाति प्रमाण पत्र था उसे निरस्त कर दिया गया। अब निरस्त होने के बाद में अब सारे लोगों से क्या मांगा जा रहा है, 10/8/1950 के रिकॉर्ड को लाइए, उसके बाद हम आपको देंगे। अब आप देखिए इस आदेश के कारण क्या होने जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अब जो आदेश जो जारी किया है इन्होंने, अगर ये लागू होता है तो क्या होगा, वो सारे गरीब लोग जिनको ये उठाना चाह रहे हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र है ही नहीं, क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास तो 1950 के पहले का रिकॉर्ड था नहीं। अब उनका रिप्रेजेंटेशन जो हम जैसे लोग कर रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, इनके क्रीमी लेयर में ला करके इनका जाति प्रमाण पत्र नष्ट कर दिया जाए, तो उनका तो बन नहीं सकता, और जिसका बना है उसे नष्ट कर दिया जाए। ऑटोमेटिकली 100% रिजर्वेशन खत्म कर दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इससे रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके परिणाम सामने आ चुके हैं। अच्छा, नमस्कार जी, नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम। मेरा नाम राहुल कुमार गौरखड़े, सामयिक बौद्ध सभा चरोदा बिहार से खुद को पेश करता हूँ। और 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उस विषय में अपने एक व्यक्तिगत विचार को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जो ये निर्णय लिया गया है क्रीमी लेयर का, इसके जड़ में अगर हम देखेंगे खुद को तो ये पाएंगे कि ये आर्थिक रूप से लोगों को वर्गीकरण करने का एक माध्यम हो गया। कोई एक पर्टिकुलर आय में लोगों को बांधना और बांधकर उसी में रखना कि जिसमें आप आगे वाली पीढ़ी के लिए ये एक अवरोध पैदा कर रहे हैं। दूसरे तरीके से ये देखेंगे, अगर हमको आर्थिक रूप से उसमें बांध दिया गया है, क्रीमी लेयर में बांध दिया गया, तो भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी घटेगी, तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव उस व्यक्ति पर ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो उसको आर्थिक रूप से बांध दिए। अब भारत की जीडीपी बढ़ गई तो व्यक्ति तो वही का वही है, उसको तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ना उसका कोई पारिवारिक विवश वहाँ पे बढ़ पा रहा है।
ये एक चीज़ उसके लिए आगे बढ़ने का एक अवरोध पैदा कर देगी। और साथ में भारत में जो अन्य लोग जो पिछड़े हुए हैं, जिनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था भविष्य में, ये उनके लिए भी एक प्रकार से आरक्षण को ख़त्म करने की एक नीति है, जो पूर्ण भारत में ये लागू लगभग करी जा चुकी है। तो मैं इस क्रीमी लेयर के संबंध में खुद को नहीं, क्रीमी लेयर नहीं, उपवर्गीकरण का जो, हाँ वही उपवर्गीकरण में जो एक बांटने का एक बना दिया गया एक जरिया क्रीमी लेयर लागू करके या फिर अन्य किसी चीज़ को लागू करके, तो एक तरफ से वर्गीकरण ही हो गया, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से भी एक वर्गीकरण पहले से ही है, और साथ में जो हमारी जो शैक्षणिक है या फिर रोजगार है, इस प्रकार के एक वर्गीकरण में व्यक्ति खुद रोज स्ट्रगल कर ही रहे हैं जी। तो वर्तमान में मैं तो सोचता हूँ कि जो निर्णय पारित हुआ है उस पर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसका बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं है सरकार को या फिर सुप्रीम कोर्ट या किसी पर भी, पर जिस हिसाब से लोगों ने इस पर बढ़ चढ़कर इसका विरोध में आगे आए हैं, खासकर विशेष स्थान वाले जैसे मध्य प्रदेश बोला जाए, राजस्थान बोला जाए या फिर बिहार में बोला जाए, क्योंकि वो वर्ग है जो रियल में स्ट्रगल कर रहा है। इलिटरेसी वहाँ पर देखा जाए या फिर आगे बढ़ने का वहाँ पे एक मौका देखा जाए तो लोग उस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप केरल से आप कंपेयर करेंगे और बिहार को कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस आता है। तो रियल स्ट्रगल उनका है और इस चीज़ से उनको फ़ायदा मिलता, पर सरकार ने जो फैसला लागू कर दिया है तो उसके पीछे उनको एक समानता भाव से उनको पीछे कर दिया है। नहीं, अभी लागू नहीं किया है, अभी इसका सर्वे होने का है। सर्वे होने के बाद वो अगर उस वर्गीकरण करते हैं, उपवर्गीकरण करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उससे उन समुदाय को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। पर एक वही बात है, आप एक चीज को पीछे रखोगे बाकी लोगों को भी पीछे रखना पड़ने वाली बात हो सकती है। हाँ, तो बस यही मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि इससे पूरे समुदाय या फिर समाज के व्यक्तिगत को पीछे होने की एक धारणा बन सकती है। सभी को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम आशा वासनिक है और मैं चरोदा निवासी हूँ। सम्यक सम बौद्ध विहार चरोदा की मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और उपासिका हूँ। जी जी, फैसले को कैसा देखते हैं? 1 अगस्त को जो फैसला आया है उसको आप कैसा देखते हैं? जी, 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो फैसला लिया गया था उसके विरोध में पूरे भारत भर में SC/ST समुदाय द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया वो सर्वव्यापी है और हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में वर्गीकरण करने से बुरी से बुरी स्थिति पैदा होने वाली है। जैसा कि देश स्वतंत्र होने के पहले हमारे देश की जो बहुसंख्यक जातियां थी SC/ST OBC, वो केवल रास्ता के रूप में कार्य करती थी। इनके पास में ना ज्यादा जमीनें था, ना धन था, ना शिक्षा थी, ना समानता थी। तो ये सारी चीजें न होने के कारण हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया कि इस देश में कितनी विसंगतियां हैं। ये देश एक समाज जो है यहाँ का मूल निवासी समाज, उसको इतना प्रताड़ित करता है। छुआछूत, भेदभाव, अन्य स्थानों पर जाने से छुआछूत, पानी का छुआछूत, शिक्षा का, मतलब किसी प्रकार से बेचारे वो समाज से दूरी बनाकर रहे, ऐसा इन लोगों ने, सवर्णों ने सोचा। बाबा साहब का जन्म इस देश में हुआ, बड़ी कठिनाई से उन्होंने शिक्षा पाया। आपने भी उनका जन्म से लेकर के शिक्षा का विवरण जाना होगा। देखा समाज की स्थिति इतनी बुरी है और देश विदेश में जाकर के उन्होंने इतनी कठिनाई से शिक्षा प्राप्त कर हम लोगों के लिए इस देश के स्वतंत्रता में भागीदारी लेकर के एक संविधान का निर्माण किया और इस देश की गरीब जनता के लिए जो संविधान निर्माण किया उसमें हम लोगों के लिए जो प्रावधान रखा है 340, 41, 42 जो अनुसूची लिखा उन्होंने कि इन जातियों की दुर्दशा भारत में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा दुर्दशा होने में संविधान की पहली लाइन में उन्होंने प्रेमबल ने लिखा है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, सभी मतलब समान रूप से इस देश को देखना चाहते थे। लेकिन
देश स्वतंत्र हुए, आज 78 हमने स्वतंत्रता दिवस मनाए, पर कहीं से लगता है कि हम लोग उनकी बराबरी कर रहे हैं जिन्हें तथाकथित सवर्ण कहा जाता है। वो तो जातियां पहले से ही अपना हिस्सा लेके धनवान बनी हुई है, क्रीमी लेयर है, अरबपति है, खरबपति है, पर आज बता दीजिए SC ST के अंतर्गत कोई खरबपति व्यक्ति है इस भारत देश में तो मैं मान जाऊंगी। तो कहां से क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं हमारे माननीय कोर्ट? ना जाति जनगणना हुई। अब देखिए SC में भी आप देखा जाए तो कई अनेक जातियां हैं, कई अनेक जातियां ऐसी है कि जो दूर दराज में रहती है, शिक्षा से दूर है, पर हम ही लोग उनको आगे ला करके शिक्षा से समानता से जोड़ करके आगे लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही फायदा ले रहे हैं। और देख लीजिए कि देश स्वतंत्र हुए इतना कम समय हुआ है, 70 सालों में हमारे लोग कितना पढ़ लिखे हैं। कोई कहते हैं आपकी 3 पीढ़ी यहाँ नौकरी कर रही है, गलत बात है। 3 पीढ़ियां कहीं नौकरी लगी ही नहीं, एक पीढ़ी ने नौकरी किया, दूसरे को नौकरी नहीं। आप जान रहे हैं 10 सालों से इस देश में कितना प्राइवेटेशन हो गया है, सारी चीजें प्राइवेट में चली गई है। बच्चे MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां कहीं पर भी नहीं है सर। प्राइवेट में जाते हैं 10-20 हजार की नौकरियां पाते हैं, उनसे घर परिवार नहीं चलता। और आप देख लीजिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगी और हमारी केंद्र की सरकार से भी निवेदन करूंगी कि देश की ये विसंगतियां इतनी ज्यादा हैं, सर्वे करवाए, वो जातिगत जनगणना करवाए, उसके बाद में कोई निर्णय डिसीजन दे तो लोगों को मान्य होगा। मैं जय भीम सबको। मैं मीरा बागड़े चरोदा की निवासी हूँ और इस बिहार की एक उपासिका हूँ और मेरे संघ की ओर से आपका यहाँ स्वागत है। आप बहुत अच्छे काम करने यहाँ आए हैं, हमारी आवाज पूरे उसमें जाए, यही आपका प्रयास है, ये सब सही है। मैं ताई ने तो इतना अच्छा बताया, उतना दादा ने भी बताया, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि ये जो हाई कोर्ट है जिनका फैसला है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो वो पहले अपनी सब कमेटी में ये तय करे कि जो यहाँ के समानता जो चाहते हैं, जो वर्गीकरण को समानता में बांटना चाहते हैं, तो वो पहले जो अंबानी अडानी ये सब में जितना समानता है वहां के पैसे लाके पूरे समाज को बांटे और फिर वो निर्णय ले। बस बोलना चाह रही थी कि देश में आरक्षण लागू हुआ हमारे संविधान लागू होने के बाद। बहुत सारे लोग पता ही नहीं था कि आरक्षण का मतलब क्या है। बहुत सारे हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि आरक्षण का मतलब क्या है। गांव के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कुछ कुछ बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी लगी 1-2 को, तो उन्होंने जब बताया कि आरक्षण से मेरे को नौकरी लगी, तब कहीं कहीं पता चला। आज भी दूर दराज के इलाकों में आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और सही मायने में देखा जाए तो हम लोगों का मुश्किल से 10% लोगों को नौकरियां लगी है आज तक। 100 में से 90% लोग खाली सीट है। आप देख लीजिए सचिवालय में कितने लोग हैं, JNU में कितने लोग हैं, हमारे जज कितने हैं, हमारे मंत्रालय में कितने लोग हैं, हमारे प्रोफेसर कितने हैं हमारे, वो पहले गणना करें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुश्किल से 1 या 2 पद। अभी देख लीजिए अपने लक्ष्मण यादव जो प्रोफेसर थे, 13 वर्ष OBC से आते थे, 13 वर्ष तक उन्होंने JNU में नौकरी किया, उसके बाद उनको निकाल दिया गया किसी कारण। तो ये क्या है? क्या व्यक्ति में योग्यता नहीं थी? 13 साल तक उन्होंने शिक्षा दी बच्चों को, तब तक उनको रखा गया, उसके बाद हमारे लोगों को ऐसे निकाल के फेंक दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे साथ नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, शिक्षा में भेदभाव हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था में भेदभाव हो रहा है। तो हमारे पास अभी भी बोलोगे तो देश का मुश्किल से 5% धन ये पूरे समाज के पास है, SC ST समाज के पास। और 95% जो धन है, जो भूमि है, सारी उन्हीं लोगों के पास है जो तथाकथित आप अपने आप को उच्च वर्ग कहते हैं।
तो इन्हीं दूरियों को मिटाने के लिए बाबा साहब ने तो आरक्षण लागू किए कि देश में समानता और एकता आए। और अभी बीच में ये आ गया कि उपवर्गीकरण क्या है? वो तो हमारे भाई हैं, जो हम जितनी भी 7,643 जातियों में बटे हैं और 1100 कुछ जातियां हमारे एससी में आती है, SC ST में आती है। तो सभी जातियों की तुलना की जाए तो अभी भी बैकलॉग की भर्ती नहीं हुई है। ये उप वर्गीकरण का जो फैसला लिए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो मैं तो उनके फैसले का भरपूर विरोध करती हूँ और मेरा समाज पूरा विरोध करता है। शिक्षा की दोहरी राजनीति है। आप देख लीजिए, MLA MP उनके मंत्री के बच्चे विदेश में जाकर शिक्षा लेते हैं, वहां से पढ़ के आएंगे और वो IAS की परीक्षा पास करेंगे, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा उनका कंपटीशन में भाग ले सकता है, वो कहीं ना कहीं पीछे रहेगा ना। तो इसीलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करती हूं कि ये SC ST में उप वर्गीकरण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और माननीय केंद्रीय सरकार से भी निवेदन करती हूं कि इस फैसले को लागू न किया जाए और समाज में दुराव न पैदा किया जाए, ना SC में, ना ST में, ना OBC में। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। मेरा नाम रश्मि सुखदेव है। मैं महामाया बौद्ध महिला संघ की एक सदस्यता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण का जो फैसला दिया है उससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि असहमत इसलिए हूँ क्योंकि जो उन्होंने जो फैसला किए वो दो टाइप से फैसला किए हैं। क्योंकि उनका मानना है कि वर्गीकरण करने से जो नीचे हमारे है, मतलब जो छोटे इसमें है, मतलब जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो उनको हमारे इसमें से आरक्षण उनको दिया जाएगा और वो ऊंचे हो जाएंगे और हम मतलब उनके बराबरी का हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मेरा सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि अगर आप उसको उठाना ही चाहते हो तो क्यों ना आप आरक्षण उनको भी दिया जाए। हमारे आरक्षण में से उनको आरक्षण क्यों देना है? अगर उठाना है तो उनको भी उठाइए, हमको हमारे आरक्षण। वैसे भी पिछले 48 सालों में हमारे लोगों ने आरक्षण लिया ही कितना है? थोड़ा सा तो आरक्षण लिया है, और थोड़े से आरक्षण में ही उनको मतलब इतना समझ में आ रहा है कि हमारे लोग ज़्यादा आगे बढ़ गए और जो आदिवासी समाज के या जो भी समाज के लोग हैं वो बहुत छोटे, और हमने उनको कुछ आगे नहीं बढ़ाया करके, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो लोग पीछे है, मतलब उनका ये है ना, हमारे आरक्षण में से उनको आरक्षण नहीं देना है। अगर सरकार को आरक्षण देना है या सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण देना है तो मैं चाहूँगी कि उनको अलग से आरक्षण दे और हमारे आरक्षण को बरकरार रखें। जय भीम। मैं वनिता मिश्रा, मैं हमें बुद्ध विहार से सदस्य हूँ और ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी दिया जाए, और जो अब हमारा आरक्षण बाबा साहेब ने किया उसको फॉलो किया जाए। बस हम लोग के लिए, हम लोग के बच्चे के लिए जॉब नहीं है, उसके लिए मैं जॉब के लिए, बच्चे बहुत भटक रहे हैं आज के डेट में, इसके लिए मैं बोलूंगी। जय भीम। मेश्राम है, मैं चरोदा निवासी हूँ। मैं वास्तविकताई के बातों में समर्थन। आप सभी को जय भीम, नवबुद्धाय, जय बूढ़ा देव, जय सतनाम। मैं लोकेश कुमार रंगारी, चरोदा समय सभा का अध्यक्ष हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रिमिनल लॉ लाया गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट के से पूछना चाहता हूँ जजमेंट से कि जाति जनगणना आप क्यों नहीं करते? पहले हमारी जाति की स्थिति तो पहचानिए साहब, कि हमारी जाति के लोग कैसे रह रहे हैं। आज भी उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये अत्याचार हमारे ST SC और आदिवासी भाइयों पे हो रहा है, पहले इसको क्लियर करिए, उसके बाद अब कुछ भी नियम लाइए सर, हमको स्वीकार है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील को ये कहना चाहता हूँ सर, और सरकार को से कहना चाहता हूँ कि सर ये तो हमारी 21 तारीख को छोटी सी आंदोलन थी, यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनी तो हम इससे भी बड़े आंदोलन करना चाहते दिखाएंगे। जय भीम, नवबुद्धाय। बोलिए। मेरा नाम महेंद्र चौहान है। भार DMY चरोदा बौद्ध महासभा का मैं यहाँ का एक सेवक हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी विधानसभा चुनाव के पहले RSS प्रमुख जी ने कहा था कि अत्याचार खत्म नहीं हुआ है तो फिर संविधान बदलने का मतलब क्या है। उसके बाद वो गायब हो गए। जब हमारे लोगों पे, ST SC लोगों पे
आदिवासी लोगों पे किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो चाहे किसी भी पार्टी द्वारा हो अत्याचार होता है। अत्याचार तो किस पार्टी द्वारा होता है हमारे ऊपर, ऐसे भारतीय के लोग, भारतीय मूल निवासी, आदिवासी, गोंड समाज सभी जानते हैं कि कौन करता है। सभी के माइंड में ये पकड़ है कि किस प्रकार हो रहा है। अभी पिछले दिनों बलौदा बाजार का एक बहुत बड़ा केस हुआ। बलौदा बाजार का एक बहुत बड़ा केस हुआ जिसके लिए जन आंदोलन हुए, लोग रोडों पर उतर आए। तो माननीय जी प्रधानमंत्री जी के दिमाग में यह आ गया कि इस कार्यक्रम को मैं कहां डिवाइड करूं। वो आज से नहीं, जब से प्रधानमंत्री बने वो उनके विरुद्ध में कोई भी कार्यक्रम हुआ तो वो पब्लिक के माइंड को दूसरे जगह घुमाएंगे। ये थे 2 अप्रैल का हमारा प्रोग्राम सफल था, लेकिन उन्होंने उसको कहां घुमा दिया, दूसरे जगह घुमा दिया। कहां घुमा दिया? पुलवामा कसीर के पास जो फौजियों की हत्या हो गई वहां घुमा दिया, हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। अभी बलौदा बाजार का जो बहुत बड़ा केस है अभी भी फ्रंट है, अभी भी वर्तमान केस है। अभी पिछले दिनों भीम आर्मी द्वारा वहां बहुत बड़ा उनको छुड़ाने के लिए आयोजन किया गया। अभी वो जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे वर्ल्ड स्तर पर आ चुका है। इस कार्यक्रम को दबाने के लिए एक क्रिमिनल जैसा केस ला करके लोगों के माइंड में भर दिया गया ताकि वहां से लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो जाए, वहां से उनका माइंड बदल जाए। क्रिमिनल क्या है साहब? क्यों लाया जा रहा है? क्यों लाया जा रहा है? हमको बांटने के लिए या हमारी आपसी दुश्मनी कराने के लिए? हम आपसी दुश्मनी हो जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट और माननीय जी प्रधानमंत्री जी अगर ये चाहते हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि जलियांवाला बाग जैसे पूरे भारत में केस करा दिए जाए ताकि हम खत्म हो जाएं। और आप ऐसे मुद्दे ला करके, हम जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है मानव मानव एक समान, तो आप मानव मानव को एक समान लाइए। एक इंसान नौकरी कर रहा है, रेलवे की नौकरी, उसकी कमाई जितनी है ना उससे ज्यादा उसके खर्चे हैं, क्योंकि उसके पीछे पड़े हुए जो लोग हैं ना, उसके बेरोजगार भाई, उसके पीछे पड़े हुए जो बेरोजगार भाई, उनको भी वो दाल रोटी डालता है उसमें। आज उनके बच्चों को नौकरी नहीं देगा, चलिए हमारे बच्चों को नौकरी देगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या ऐसा कोई सर्वे है? ऐसा कोई सर्वे है क्या जिसकी 8 लाख रुपया सालाना आय है उसको नौकरी नहीं दिया जाएगा, उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा? ऐसा कोई आपके पास परफेक्ट सर्वे है कि अगर मैं किराना दुकान में काम कर रहा हूं, मेरे को 6,000 रुपया मिल रहा है, तो मेरे बच्चे को नौकरी आप देंगे? इसका क्या आपके पास परफेक्ट कोई प्रमाण है क्या कि आपके ही लोगों को फिर भेड़ बदल किया जाएगा? आप कौन हो ब्राह्मण तो आप महार लिखा लो भाई, आप कौन हो ब्राह्मण, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप ऊंचे में बैठे हुए हो। आप कौन हो? रेलवे नौकरी करते हो, ठीक है। आप कौन हो? ओबीसी हो, ठीक है। आप एक काम करो भाई, आपका सर्टिफिकेट में क्या बनाता हूं, महार का, मोची का, चमार का और हरिजन का, जो भी XYZ है, जिनको हम आज भी अपनी कुदृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं? हम तो मानव मानव एक समान है ना। माननीय मोदी जी विदेश में जाते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं, यहां आके राम राम बोलते हैं, इसका मतलब मेरे समझ में नहीं आया। राम राज्य लाना चाहते हैं, ओके, राम राज्य मंजूर है, लेकिन हमें अत्याचार मंजूर नहीं है। हम ना ओबीसी के ऊपर अत्याचार चाहते हैं, ना ब्राह्मणों पे अत्याचार चाहते हैं, ना मुसलमानों पे, ना हम अपने खुद पे। इसका एक ही चीज है कि आप हमें एक पक्की गारंटी दीजिए कि आप जो क्रिमिनल ला रहे हो तो आप, ठीक है, आप भविष्य में किसी भी ओबीसी भाई को या किसी भी करोड़पति भाई को, आप ब्राह्मण हैं या मुसलमान हैं या जो भी XYZ है, उनको महार नहीं दर्शाएंगे। क्योंकि आप जो जनगणना करेंगे उसमें जो नौकरी पाने के लिए जो लोग अपनी जाति को बदल दिए, अपने समाज को बदल दिए, अपने कौम को बदल दिए, अपने नाम तक को बदला गया है। ये पुरानी आज से 80 साल पहले की प्रथा है। नौकरी में लगते समय कंक्लूड करिए। थैंक यू सर। ओके, जय भीम। विनोद जी, आप बताइएगा कि आप लोग ये जो फैसला है इसके विरोध में क्यों है? ये उप वर्गीकरण की जो चर्चा अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है,
इसके पूर्व ही उपवर्गीकरण के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में एक आदेश जारी हुआ था। 2009 का है ये आदेश, और इसमें माननीय मंडल साहब उस समय में सचिव थे, तो उन्होंने एक आदेश में एक लाइन में पढ़ करके सुना रहा हूं। भारत सरकार से अधिसूचना जारी होने तक महारा और महारा जाति के व्यक्ति को महार, मेहर, मेहरा जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए। ये उपवर्गीकरण के लिए कि ताकि जो महारा और महारा जो अपभ्रंश रूप में जो इनको बोला जा रहा है या अन्य वर्गीकृत जातियां हैं महार के अंदर की, उसे भी अधिसूचना, राष्ट्रपति अधिसूचना के तहत उसको ले लिया जाए। उसके बाद उनको भी रिजर्वेशन का प्रावधान होगा। जी जी, ये जो फैसला आया है 1 अगस्त को जो फैसला आया है, वो जैसा आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी लागू था, हरियाणा में भी लागू था वो जो है, और पंजाब में भी लागू था वो जो है, और उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। ऐसे लोग जो पिछड़ गए थे उनको उससे बेनिफिट मिला है। तो ये जो फैसला आया है ये उसको पूरे देश में लागू करने के लिए फैसला है। ये साबित उन लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एविडेंस आया है कि इस फैसले से, यानी क्लासिफिकेशन करने से, सब वर्गीकरण करने से फायदा हुआ है, ये एस्टेब्लिश हुआ है। नहीं, तो यहाँ तो सीधे संवैधानिक हत्याएं हो गई हमारे लोगों की। आप न्यायालय जो है, देखिए हमारे पास में संवैधानिक 3 संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और सरकार, ठीक है। आज इसी आदेश और यही सेम आदेश क्रमांक के को उन्होंने छेड़छाड़ करके, देख लीजिए, मैं उसी आदेश की दूसरी कॉपी, सेकेंड कॉपी रख रहा हूं। इसमें उन लोगों ने लिख दिया कि भारत सरकार से अधिसूचना जारी होने तक मात्राओं का देखिए हेर फेर कर दिया गया। यहाँ महार और महरा जाति के व्यक्ति को महार, मेहरा, मेहर जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए। और यहाँ 2009 से ही जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में महार जाति के ऊपर का जाति प्रमाण पत्र बनाने के ऊपर बैन लग चुका है। अच्छा। और ये कलेक्टर और जीएडी का ऑर्डर के साथ में खिलवाड़ कर दिया गया है। तो अब आप सोच लीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर में हम लोग क्या भरोसा करें। यहाँ पे तो हमारे पास में तीनों जो सिस्टम है वो ही संवैधानिक हत्याएं कर रहा है, संवैधानिक जो तंत्र है वही हमारी हत्याएं कर रहा है। आज 2009 से सारे बच्चे लोगों का बयान है। आप ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण का जो फायदा है वो 2009 से नहीं मिल पा रहा बहुत सारे लोगों को। आरक्षण का फायदा तब मिलेगा ना जब उसका फायदा दिया जाएगा। ये देखिए हमारे पास में जीएडी का आदेश है, माननीय सीएम साहब का 2004 से, देख लीजिए, हमने पूरी निकाली थी कि बैकलॉग के टोटल हमारे बच्चों के लिए पद कितने हैं। तब हमें पता चला था 69,800 पद हमारे बच्चों के खाली पड़े हैं 2004 में। 2004 से इन्होंने नहीं भरा। फिर 6 में देख लीजिए, 6 में ये मैं आपके सामने जीएडी का ऑर्डर रख रहा हूं 2006 का। ये देख लीजिए 2006 का है ना। 4 में ये आदेश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भरा जाए। 6 तक के भी नहीं भरा गया। फिर 6 में आदेश कर रहे हैं जल्द से जल्द भरा जाए। अब आप सोच लीजिए जो 69,000 पद थे उसको उन्होंने भरा ही नहीं 4 में। 6 में जाकर के वो और बढ़ करके चाहे 1-1.5 गुना हो गए होंगे। अब वहां से हट करके अब आप वर्तमान की स्थिति में देख लीजिए तो ये कम से कम 1,80,000 पदों से ज्यादा रिक्त पद आज भी हमारे बच्चों के पड़े हुए हैं। विश्लेषण तो इसका होना चाहिए था। जी जी, आप कह रहे हैं खाली पड़े हैं, बैकलॉग बहुत सारा है। अगर ये सारी चीजों का बैकलॉग को पहले अगर ये भरते तो अगर वो ऊपरीकरण लागू करते तो आप लोगों को उससे जो है कोई आपत्ति नहीं होती, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी बात तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो कभी नहीं चाहते कि आप संविधान के खिलाफ जाइए। हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन समाज के अंदर में उत्पन्न होने देना नहीं चाहते। आप ये कह रहे हैं ये रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंटेशन के रूप में ही देखिए, ये प्रतिनिधित्व है, दबे कुचले समाज का प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व को में भी आप जो है वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? आप वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं?
सर आप बताइए, आप कैसे देखते हैं, अपना नाम बताइए और आप इस फैसले को मेरा नाम कैसे महेंद्र चौहान है। देखते हैं? अगर ये फैसला सामाजिक होता, मानवता होता, मानव के लिए होता, तो लोग रोड में नहीं आते। क्या जरूरत है किसी समाज को या किसी पार्टी लेवल को रोड में आने की? नहीं, क्या क्या गलत लगता है आपको फैसले में? आपको गलत नहीं लगता सर? नहीं, मुझे की बात नहीं है, मतलब जो ये जो वर्ग है उसको गलत क्यों लग रहा है? क्यों नहीं लगेगा सर? आपके ऊपर अत्याचार होगा और आपको गलत ना लगे, ये कैसे होगा? आपको ये जो वर्गीकरण जो है जिससे आम लोगों को फायदा हो सकता है, या जो लोग आगे बढ़ने से छूट गए हैं या आगे नहीं बढ़ पाए, अगर बेनिफिट मिल रहा है, अगर आप बड़े भाई बन गए हो और छोटे भाई को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, इस फैसले से अगर उसको फायदा होता है तो आपत्ति क्यों है आपको? सर ने अभी कहा, इतना एविडेंस दिखाया है आपको, इतना सबूत दिखाया कि इतनी रिक्त पदें हैं अभी भी, इनको आप भरे नहीं, उसका कोई गम नहीं। तो हमारे लोग मरे नहीं, आप उनको मालूम है कि इन रिक्त पदों में ये जो खाली पद हैं यहाँ पे कौन बैठे होंगे। चलिए, बैकलॉग का मुद्दा तो इन्होंने उठा दिया, और कोई दूसरा पॉइंट आप रखना चाहें? मैं दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता हूं था कि अगर कोई भी बड़ा सामाजिक आंदोलन होता है ना, हमारे मोदी जी क्या करते हैं मालूम? एक दूसरा ग्राउंड खोजते हैं, एक ऐसा ग्राउंड कि ये मुद्दे ठंडे बस्ते में चले जाए, ये मुद्दा थोड़ा दिन गर्माए, ये मुद्दा थोड़ा दिन गर्माए, तो इसको फिर मैं ठंडे बस्ते में कैसे डालूं? उनका एक ही दिमाग है। नहीं, पर ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से आया है। बिना किसी राजनीति पार्टी के हस्तक्षेप के बिना सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आ जाएगा? आपको लगता है कि पार्टी जो है उसमें इंटरफियर करती है? 101% सर। किसी कोर्ट को, एक कोर्ट में इतने कंप्लेंट पड़े हैं कि वो कंप्लेंट को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, इतने केस है। जेल से भी लड़ाई लड़ी है हमारे महापुरुषों ने, जेल के अंदर रहकर भी लड़ाई लड़ी है। ये क्रिमिनल का फैसला जिसके लिए है वो सम्मानजनक है, और जिसके लिए नहीं है वो क्या करेगा जी। आज यहाँ गए वो साहब के पास बीएसपी नौकरी है, उनके बेटे सेफ हो जाएंगे, तो उनका खर्चा भी तो ऐसा है। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर दिए। 10 लाख मैं अपने बच्चे के लिए, उसकी डिग्री के लिए खर्चा करूंगा, और उसकी डिग्री को अलमारी में बंद कर दूंगा। आप सरकारी नौकरी पूरी सत्यानाश कर दीजिए। ठीक है, आपका गुस्सा आप जिस हिसाब से समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये फैसला आपके पक्ष में नहीं। जी, आप बताइए। मेरे पक्ष की बात नहीं है साहब, मतलब ये किसी आपके- मानव के पक्ष में नहीं है। जी जी जानवर के पक्ष में है, मानव के पक्ष में नहीं है, तब लोग रोड में आए। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी, महिलाओं को क्यों लगता है ये जो फैसला है इसमें आपत्ति क्यों है? सर, महिलाओं को इसलिए लगता है कि बहुत एक महिलाएं गृहिणी होती है जो घर को संभालती है, है ना, और महिलाओं को पता होता है कि उसका घर कैसे चलता है। आज जिस घर में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों की शिक्षा करने के लिए पिता को कहीं से कर्ज लेना पड़ता है। इतनी महंगी शिक्षा हो गई है। आप नर्सरी में बच्चे का एडमिशन करवाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को कितनी ज्यादा मतलब फीसें होती है आप जानते हैं। नहीं, लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं किया जा रहा। आरक्षण तो आरक्षण कोई है ही नहीं सर। अभी अगर आरक्षण होता तो जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि इतने हजार, मैंने अभी आपसे कहा कि मात्र 10% भर्ती आरक्षण के तहत हुई है। 90% भर्तियां अभी भी बैकलॉग की भर्तियां बची हुई है। सो इस पर हमारी केंद्र सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट ध्यान देवे कि ये भर्तियां हमको पहली करनी है। जो उप वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, जो हमारे निचले भाई हो या हम भी उनसे निचले हो, तो पहले ये भर्तियों से उनकी पूर्ति की जाए। अगर उसके बाद भी समाज में विसंगतियां या वो वर्ग को नहीं लाभ मिलता है, तब हम उप वर्गीकरण की बात सोचेंगे। तब तक नहीं सर। जी, और दूसरा कारण क्या हो सकता है? एक तो आपने सेम जो सर ने जो पॉइंट उठाया है जी, बैकलॉग की, और जो भर्तियां जितनी नहीं होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई जी, है ना, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, वो एक मुद्दा आपने उठाया जी। और सरकार के लिए आप कोई ऐसा एक सलाह देना चाहेंगे जिससे कि सरकार के लिए, जैसा आपको भी पता है कि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, है ना। उस समय सांसद बीपी मंडल, उन्होंने इस केस को उठाया था। एक उनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग बनाया गया था ओबीसी के लिए। तो ओबीसी में उन लोगों ने, ये तो बात चलती रही
90 तक के फिर शासन व्यवस्था आई किनकी, बीपी प्रताप, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री रहे। उस समय इस आयोग को लागू करने की बात की गई, तो ओबीसी में ही ओबीसी भाइयों को सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने लड़वाया। उस समय कितनी मारकाट हुई, कितने हमारे जवान युवक मारे गए 90 के दशक में, आपको भी पता होगा। भाई को उनको भड़काया गया कि तुम्हारा जो हक है SC ST खा रहे हैं, ओबीसी भाइयों को भड़काया गया। मैं सही कह रही हूं? सदियों से जिस मूल निवासी वर्ग को वंचित रखा गया है शिक्षा के अधिकार, शिक्षित नहीं हुए तो उन्होंने जाना ही नहीं कि शिक्षा में क्या क्या होता है। हमारे लोगों ने, जब तक हम शिक्षित नहीं हुए तब तक अपने हक अधिकारों की बात नहीं कर सके। स्वतंत्रता के कई सालों के बाद हमारे लोग शिक्षित होना शुरू किए, तो थोड़ा थोड़ा अपने हक अधिकारों के बारे में जानना शुरू किए। नहीं तो गांव में जाके देखिए, आज भी हमारे लोग पटेलों के यहाँ जो नौकरी करते हैं ना खेतों में, तो बोलते हैं पाटलीन माए जरा सी आंबिल देऊन दे, मैं मराठी में बात कर रही हूँ। ये स्थिति थी हमारे लोगों की, मैंने अपने आंख से देखा। मैं जब स्कूल जाती थी कुएं पर नहीं चढ़ने थे, कौन था, कौन समाज की हो, तब आपको पानी दिया जाएगा, ऐसे करते थे तब पानी मिलता था हमको, है ना। ऐसी परिस्थितियों में हमने शिक्षा ग्रहण की है सर। तो कहां से हम अपने हक और अधिकारों के बारे में और संविधान को पढ़, आज भी हमारे लोग संविधान को कितने लोग जानते, संविधान हमारे पूजनीय बाबा साहब ने लिखा, लेकिन आज भी हम पूरे संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। जब तक हमारा समाज पूरा शिक्षित नहीं होगा, संविधान नहीं पढ़ेगा, तब तक हमारे हक और अधिकारों के बारे में हम लोग नहीं जान सकेंगे और ना ही आने वाली पीढ़ी जान सकेगी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके जो निम्न वर्ग है, जिसको निम्न वर्ग या गरीब वर्ग समझती है, अगर उनकी हितैषी है तो हम तो सबसे पहले कहते हैं कि सारे लोगों को आप जाति प्रमाण पत्र तो जारी कीजिए, उसके बाद आरक्षण लागू होगा। पहले जाति प्रमाण पत्र सबके हाथ में दे दीजिए। आप जान रहे हैं कि ये इस जाति का है, उसको पहले बात तो आप जाति प्रमाण पत्र ही नहीं दे रहे हो, पहले उसको दे दीजिए, उनके बैकलॉग भरिए, उसके बाद आप उसका विश्लेषण कीजिए कि इनकी उन्नति तरक्की कितनी हुई है, आप वर्गीकरण कर सकेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सर जी। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर का समर्थन करता हूं मैं जी, इन्होंने जो कहा है जी, लेकिन मैं पक्का हूं अपने बात पे कि ये जो केस आया है जिसके कारण रोड में लोग आए हैं, 101% राजनीति हस्तक्षेप है। ठीक, ओके। मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगी सर, जैसे तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में माला, मादगी और वहां पर एबीसी में उपवर्गीकरण किया है, वहां भाई से भाई लड़ रहे हैं आज नौकरियों के लिए, शिक्षा के लिए। उसी तरह अगर पूरे देश में ये लागू कर दिया जाएगा तो आपस में ही हम कटेंगे मरेंगे। हमारा एक कोई हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा। जो सरकार, केंद्र की सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। उसका मैं तय दिल से मरते दम तक विरोध करूंगी, और विरोध मेरा समाज और मेरा पूरा समाज करते रहेगा। जी जी। तो दोस्तों आप देख रहे थे कि ये जो फैसला आया है 1 अगस्त का जो फैसला है, उसका कितना प्रतिरोध हो रहा है इस समुदाय में कि इससे आरक्षण समाप्त हो जाएगा या बैकलॉग की भर्ती जो थी वो अभी तक नहीं हुई है। बहुत सारे इन्होंने दिखाया है जिसमें ये बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र अभी तक इशू नहीं हो पाया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जटिलताएं हमको इस फैसले में दिखाई दे रही है। लोगों के दिलों में बहुत सारी भ्रांतियां जो है, जो ये जो फैसला है इस पर काफी विस्तार और चिंतन की जरूरत है, ऐसा हमें लगता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू।